गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है आप लोगों के मासिक परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। आप लोग अपनी मासिक परीक्षाओं को सही तरीके से दें, मन लगा कर पढ़ाई करें। इस लॉकडाउन के दौरान जितना भी आपने पढ़ा है उसका 100% आप अपना रिजल्ट दें। और आप लोगों को विदित ज्ञात है कि कोरोना वायरस की वजह से हम लोगों के विद्यालय बंद पड़े हुए हैं, जिससे शिक्षण कार्य और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। और ये समय बहुत संकट भरा है, क्योंकि संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण संसार में कोरोना जिस प्रकार से अपनी गति बढ़ा रहा है, अपने पैर फंसा रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार द्वारा अभी 30 सितंबर तक विद्यालय बंद किए जा चुके हैं। उसके उपरांत अगर विद्यालय खुलते हैं तो आप अपनी मेहनत अपनी पूर्ण तरीके से जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करोगे, और जो ये आगामी जो परीक्षाएं हो रही हैं आपकी, उसमें मन लगा के आप अपनी परीक्षाओं को दें और किसी चीज़ में ज़्यादा फालतू ध्यान न दें। अपनी पढ़ाई को नियमित तौर पे करें, ठीक है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के लिए जो मासिक परीक्षाओं या अब हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम होंगे उसमें जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं उनका आप लोगों को कुछ बताऊंगा कि ये क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। इन क्वेश्चनों को आप अध्ययन करें और मन लगा कर इनका नोट बना लें और अपनी कॉपी में उतार लें, ठीक है। सभी बच्चों के लिए है ये नहीं कि कोई बच्चा इसे नहीं करेगा, ठीक है। आप प्रारंभ करते हैं। देखिए, अब हम पर्यावरण जो हम कक्षा 8 के अंतर्गत जो क्वेश्चन बनेंगे, जो आपकी क्लास जो कक्षा 8 है उसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। उन चीज़ों के मैं आपको काफ़ी विस्तार से नहीं बताऊंगा। जो चीज़ें आपकी मतलब की हैं वही चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो क्वेश्चन आपके पेपर में और मासिक परीक्षाओं में आ सकते हैं उनको पढ़ें, और आने वाले भविष्य में ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्यावरण हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जिस प्रकार से हमारा जीवन चलता है उसी प्रकार से पर्यावरण हमारे चारों तरफ गतिमान रहता है, ठीक है। अब पहले ही क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, जो मैं इसको जूम करके आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। अब कह रहा है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। ये बताइए, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है। वायुमंडल में जब नमी पैदा होती है तब जाके वर्षा होती है, आप लोगों को पता होगा। क्योंकि वर्षा अपने आप नहीं होती है। जब हमारे समुद्र से जब नमी या पानी जब भाप के माध्यम से जब आसमान की तरफ उड़ के ये वायुमंडल में जब पहुंचता है, जब वो पहुंचता है तो बादल के रूप में एक बादल की रूप का शक्ल ले लेता है, और उसके जब भारीपन उसके अंतर्गत आ जाता है तो वो बरसना शुरू हो जाता है। उस प्रकार से जब नमी जब वातावरण में बढ़ जाती है तो बादलों के रूप में, वर्षा के रूप में बरसना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जलमंडल, स्तरमंडल, जैवमंडल तथा जियोस्म में से पृथ्वी का सर्वाधिवाही परितंत्र क्या है। अब इन चीज़ों में ये जो आप लोगों को स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जो ये जियोस्म है इसका महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है। स्थलमंडल, जैवमंडल जिसे कहते हैं हम, जिसमें जीव रहते हैं, जिसमें जीव निवास करते हैं, जहाँ पर हमारा पूरा खाद्य श्रृंखला विराजमान होती है, जहाँ से हमारा पूरा जीवन एक प्रगति पथ की तरफ अग्रसर होता है। हर चीज़ें हमें किससे मिलती हैं, पर्यावरण के माध्यम से प्राप्त होती है, जैव जीव मंडल से प्राप्त होती हैं। वो चीज़ें इसका महत्वपूर्ण भाग होता है। अब पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, ठीक है। अब पर्यावरण से क्या अभिप्राय है ये समझना आप लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है मतलब पर्यावरण होता क्या है। भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अवस्थित में है, उन संपूर्ण दिशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। जैविक, भौतिकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतरक्रिया व्यवस्था को संबंधित करती है। कहने का तात्पर्य यह है, इन सारी चीज़ों का जो आकलन किया जाता है वो
पर्यावरण के माध्यम से किया जाता है। जब पर्यावरण कब होगा, जब पर्यावरण किस चीज़ से मिला, हमारे परिधन आवरण, जब हमारे चारों तरफ का आवरण जब बनता है तब उसका पर्यावरण कहा जाता है। परि का जो परिधन आवरण कहते हैं, पर्यावरण इन दो शब्दों की उत्पत्ति से हुई है, ठीक है। उस जब हमारे पर्यावरण के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। भूमि अगर नहीं होगी तो हम लोग अन्न ग्रहण नहीं कर सकते हैं, अपने जीवन निरंतर नहीं बढ़ा सकते हैं, आगे कोई चीज़ें उत्पन्न हो, मानव जीवन या पशु जितने भी जैव मंडल में विराजमान जितने भी जीव जंतु हैं वो बिना भूमि में जो उत्पादन चीज़ें होती है भूमि के सहारे नहीं, जब यदि भूमि नहीं होगी तो हम लोग रह नहीं पाएंगे। जल भी मनुष्य के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हमारे शरीर में 75% पानी होता है, 1/3 पानी हमारे शरीर में होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि पानी ना मिले तो हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता है, जिससे कि हमें कमजोरी महसूस, उल्टियाँ, चक्कर आना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार वायु, यदि हम वायु ग्रहण नहीं करेंगे, यदि हम अपने ऑक्सीजन नहीं लेंगे, ऑक्सीजन का लेवल हमारे शरीर में यदि कम हो जाता है तो क्या होता है, हमारे हार्ट बीट बढ़नी शुरू हो जाती है, हमारे खून का दबाव बढ़ना शुरू होता है, हमारे दिमाग में प्रेशर बनने लग जाता है, दिमाग सोचने और समझने की शक्ति खो बैठता है। धीरे धीरे क्या होता है, हमारे जो फेफड़े हैं, फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी होती है। उस ऑक्सीजन की कमी के कारण जब खून में शुद्ध वायु का प्रभाव यदि बंद हो जाता है तो उससे क्या होगा, हमारे हार्ट अटैक की घटनाएं हो जाती हैं, हमारी सांस बंद हो जाएगी, तो उससे इंसान की मृत्यु संभव हो जाती है। इसलिए इंसान के लिए जितना पानी महत्वपूर्ण है उतनी वायु महत्वपूर्ण है, उतना ही भूमि है। अब पौधे और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया, अब इन चीज़ों का जब पर्यावरण किस चीज़ से बनता है, पशु पक्षी मनुष्य के जो चारों तरफ जो का जो वातावरण, जो पर्यावरण है, तो उस परिधन आवरण, जब परि का मतलब चारों तरफ का आवरण जब बन के तैयार होता है, हम उसे क्या कहेंगे, पर्यावरण। इन सारी चीज़ों को मिला जुला कर हमें एक पर्यावरण हमें बन के प्राप्त होता है, जिसमें भौतिकी, रासायनिक, विभिन्न प्रकार की जो आप हम महसूस करते जो देखते हैं वो सारे पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। अब आते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, पौधे, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का बहुत समूह जो चारों ओर होता है। कहने का तात्पर्य है कि भैया जो ये चीज़ें हमारे चारों ओर जब हमारे विद्यमान होती है, पृथ्वी पर कह रहे हैं, अब पृथ्वी पर जो हमारे अर्थ है उस पर जो पाई जाने वाली भूमि, जल, पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे चारों ओर जो देखती, यदि मैं कहूँ कि भैया हमारे नेत्र, जहाँ तक हमारे नेत्र देखते हैं, जो जो चारों ओर का जो वातावरण हमारे नेत्र देते हैं वो हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, वो चीज़ हमारे पर्यावरण के अंतर्गत सीमित हैं। हम बिना पर्यावरण के जीवित रहना, मनुष्य का जीवन परिकाल्पनिक तक सीमित रह जाता है, उसके बारे में सोचा नहीं जाता है। इसलिए जो जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर होता है, जो सामूहिक रूप से क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। इन सारी चीज़ों को मिला के क्या बनता है, एक पर्यावरण का, ठीक है। अब पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरे भौतिकी, जैविक वातावरण एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है, बिल्कुल करता है। जब ये चारों ओर की जो ये चीज़ें हैं, मैं कहना हर चीज़ जो हमारी चीज़ें जो हमारे दैनिक जीवन में दैनिक जीवन में जिन चीज़ों का प्रयोग होता है, चाहे वो कृत्रिम हो या भौतिक हो या रासायनिक हो, किसी भी फॉर्म में वो उपलब्ध है, वो पर्यावरण के अंतर्गत ही है। यदि हम कहें कोई चीज़ हमें लिक्विड फॉर्म में प्राप्त हो रही है, उसे गैस के उसमें प्राप्त हो रही है, तो वो कहाँ से मिल रहा है, वो सारा पर्यावरण के अंतर्गत मिल रहा है, पर्यावरण से ही प्राप्त हो रहा है। वो चीज़ें क्या होती है, पर्यावरण का अंदर। और ये चीज़ों को संरक्षण भी सरकार द्वारा दिया जाता है। अलग अलग समय पर सरकार ने 1995 का 1985 का अधिनियम पारित करा, जीव जंतु संरक्षण, काफ़ी चीज़ें ऐसी सरकार द्वारा अधिनियम बनाए हुए हैं। जैसे कि अधिनियम 1986 की परिभाषा के अंतर्गत पर्यावरण को इस के अंतर्गत पर्यावरण को संजोया गया है। इसके अंतर्गत पर्यावरण को एक परिभाषित तौर पे संरक्षण प्राप्त है सरकार की तरफ से, ठीक है। अब यदि हम बात करें
मैं जो चीज़ बता रहा हूँ आपको उसको नोट करते जाइएगा, और जब विद्यालय खुलेंगे उसके बाद मुझे आप ये कॉपी चेक कराएंगे, ठीक है। आप पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। कहने का तात्पर्य है पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित, भैया पर्यावरण की सुरक्षा कौन करेगा, हम ही लोग करेंगे। अब गरीबी कम करने का उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। अगर हम पर्यावरण पर ही अगर ज़्यादा जोर देंगे, हर चीज़ें देंगे, तो गरीबी का स्तर बढ़ता जाएगा। गरीबी अगर हम कहेंगे भैया यहाँ पर पूरे जितने भी जीवन, एक मानव जीवन के लिए जो चीज़ें आवश्यक चीज़ें होती, जो कंदमूल फल या इत्यादि जो हमें वनों से प्राप्त होते हैं, पर्यावरण से प्राप्त हों, अगर हम उनका उपभोग नहीं करेंगे, उसमें क्या होगी, गरीबी का स्तर बढ़ता जाएगा और कम होने का नाम तो थोड़ी हद तक लेगा, मगर उतनी कम नहीं हो पाएगी जितना होना चाहिए। अब भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, मैंने कहा ना, ये चीज़ें भारत सरकार द्वारा, जब ये भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम संरक्षण, जब पर्यावरण संरक्षण का मतलब पर्यावरण को हम कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए संरक्षण का एक अर्थ मैं बताता हूँ आपको। आप अपने परिवार में पैदा हुए हैं, आपका संरक्षण कौन है, आपकी देखभाल कौन करते हैं, आपका हर छोटी सी छोटी चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करते हैं। जो संरक्षण होता है वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। संरक्षण के तौर पे आपके माता पिता आपके संरक्षक हैं, है ना। उसी प्रकार से पृथ्वी का जो संरक्षण के तौर पे जो है वो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा वातावरण है, जो पृथ्वी का जो बाहरी वातावरण, जिसे हम पर्यावरण परिधन आवरण का जो शब्द का जो उच्चारण है, वो पृथ्वी का क्या है, एक तौर से संरक्षण है। इसका संरक्षण करने के लिए, इस चीज़ को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक अधिनियम पारित किया, जो 1986 में पारित किया गया, जिसे हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहते हैं, ठीक है। आप अब पर्यावरण बनता है, अब पर्यावरण किस चीज़ से बनता है, कह रहा है अजीवी घटकों से बनेगा, जो जीवित प्राणी हैं, जो ये चीज़ें भू आकृतियों और घटकों के मेल से बनेगा। जैव, यदि हम कहें अगर जैव अजैविक दोनों चीज़ पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम किसी चीज़ का उपभोग कर रहे हैं तो उसका विघटन होना भी अत्यंतिक आवश्यक है। भाई यदि किसी, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, यदि किसी जंगल में कोई गाय मर जाती है, उसका अगर विघटन नहीं होगा तो वातावरण में क्या होगा, उस का जो दुर्गंध है वो चारों तरफ फैलेगी, उससे कई बीमारियां होंगी, उससे कई चीज़ें ऐसी रिएक्शन पैदा होंगी। तो इस चीज़ को संरक्षित करने के लिए पृथ्वी में ऐसी चीज़ें हैं, उन चीज़ों के लिए जैसे गिद्ध हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं, वो खाद के तौर पर उसको खा जाते हैं, जिससे कि पर्यावरण का जो सर्कल होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है। वो खाद्य श्रृंखला का एक क्रम है, एक जीव दूसरे जीव का आहार करता है। यही चीज़ पर्यावरण का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। उसी प्रकार से हम भी तो वही करते हैं ना। हमने बीज बोया, फल पैदा हुए, फलों को हमने क्या, हमने उसका उपभोग करा। जब हमने उसका उपभोग करने के बाद, उसका पाचन करने के बाद, जब उसका मल मूत्र त्याग देते हैं, तो उसमें ऐसे छोटे से छोटे जीवाणु उत्पन्न होते हैं, जो उसका उपभोग करते हैं। कहीं ना कहीं एक साइकिल बन रही ना, साइकिल की एक चेन बनी, एक ने उसको खाया, दूसरे ने उसको खाया, तीसरे ने उसको खाया, और उसका गठन हो गया। ये चीज़ें पृथ्वी में उसका संरक्षण प्राप्त होता है। जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, मैं आप लोगों को वही चीज़ें बताऊंगा जो आपकी जो परीक्षाओं में आ सकते हैं, ठीक है। अब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। अब विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता है कि 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अब किसी देश की प्रकृति संपदा को निर्धारित कैसे की जाती है, उनमें क्या क्या चीज़ें होनी आवश्यक है। उसमें वन का होना आवश्यक है, जल का होना चाहिए, खनिज पदार्थ जो भी हैं वो चीज़ों का बेहद महत्वपूर्ण यह रहता है। अब वायु एक है क्या है, एक मिश्रण है। वायु भी एक मिश्रण पदार्थ के तौर पे पृथ्वी में निरंतर प्रवाहित होती रहती है, जो 24 घंटे, ये कहें अनंत काल से वो प्रवाहित होती आ रही है। वो कंटिन्यू होती रहेगी। यदि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे तो उसकी गति धीमी हो जाएगी, उसमें रिएक्शन शुरू हो जाएंगे, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग होगी,
पृथ्वी का तापमान बिगड़ेगा। ऐसी कई बीमारियां होंगी। जिस प्रकार से आज कोरोना वायरस पूरी पृथ्वी में फैल रहा है, उसी प्रकार से ये चीज़ें भी होना निश्चित है। यदि हम अपने पर्यावरण को संरक्षण प्रदान नहीं करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को नहीं कम करेंगे, जिस प्रकार से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आने वाला जो समय है वो बहुत कष्टदायक होगा। यदि हम अपने पर्यावरण को अंकुश नहीं लगाएंगे, यदि हम अपनी चीज़ों को पे सीमित साधनों का प्रयोग नहीं करेंगे, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यदि हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया तो मनुष्य का विनाश होना निश्चित है। इसे कोई रोक भी नहीं सकता है। अगर हम पर्यावरण को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा रहे हैं तो हमें दैवीय आपदाओं का सामना करना पड़ता है, भूकंप का सामना करना पड़ता है। ऐसी बहुत सी प्राकृतिक घटनाएं घटित हो जाती है, बाढ़ इत्यादि चीज़ें आना शुरू हो जाती है। पानी का स्तर इतना बढ़ जाता है, कई दिनों तक बारिश कंटिन्यू रहती है। ये चीज़ें मौसम का बदलना, अचानक मौसम में बेरुखीपन आ जाना, गर्मी हो जाना, बारिश हो जाना, बर्फ़ गिर जाना, ये चीज़ें मनुष्य की देन है। मनुष्य अगर सही तरीके से पृथ्वी का संरक्षण करेगा तो ये चीज़ें जो मौसम के अनुसार संचालित होता रहेगा। यदि हमने इस चीज़ के संरक्षण प्रदान नहीं करा तो ये विकट परिस्थिति और विकट क्या गंभीर समस्या पैदा हमारे सम्मुख हो जाएगी। अब पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, बताइए। पृथ्वी के जो चारों ओर का जो वायुमंडल होता है, जो उसके चारों ओर जो फैला होता है, जो गैसों के जो समूह बने रहते हैं वो वायुमंडल के अंतर्गत बनेंगे। अब गैस कहाँ हो, गैस कोई ज़मीन पे है, आपने सिलेंडर खोलते हो ना, सिलेंडर से गैस निकलती है। गैस कहाँ पे, ज़मीन पे थोड़ा तैरती है, ज़मीन पे थोड़ा बह जाती है, वो क्या वायुमंडल की तरफ बढ़ती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब आग जलाते हैं, जो धुआं होता है वो तो ज़मीन की तरफ तो बढ़ता नहीं ना, कहीं ज़मीन के किसी के घर या दीवारों के अंदर तो नहीं घुसता, वो वायुमंडल में प्रवेश करता है। वो आज की स्थिति ऐसी विकट परिस्थिति हम लोगों के सम्मुख से होगी। आज जिस प्रकार से वनों का दहन हो रहा है, कारखानों का जिस प्रकार से औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है, कारखाने बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या ग्रोथ आई थिंक बढ़ती जा रही है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं मनुष्य जीवन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। ये चीज़ें जब बहुत सी चीज़ें अगर हमारी वातावरण में जो गैसों का रूप जो धारण करती है वो वायुमंडल में धारण करती है, ठीक है। अब जहाँ तक पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ा सकता है, वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से नहीं बढ़ाया जा सकता, वो प्रकाश संश्लेषण के अनुरूप ही रहता है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं शताब्दी के पर्यावरण विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए कार्यक्रमों को क्या नाम दिए। अगर हमारे प्रत्येक वर्ष पृथ्वी सम्मेलन सरकार के पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं, जिसमें हर किसी देश का प्राइम मिनिस्टर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत चर्चाएं होती हैं, पर्यावरण को किस प्रकार से संरक्षण प्राप्त होता है, ये चीज़ पे टिप्पणी होते हैं। उसमें प्लान बनते हैं कि ये चीज़ें हम कम करेंगे, प्रदूषण को की मात्रा कम करेंगे, सभी देश मिलकर पर्यावरण का संरक्षण प्रदान करेंगे। हर ईयर इसकी थीम अलग अलग होती है। मान लीजिए 21वीं शताब्दी की जो एजेंडा था वो एजेंडा 21 था। अलग अलग प्रकार के इन एजेंडों के नाम रखे जाते हैं, इसको परिष्कृत किया जाता है और हमारे सम्मुख से रखा जाता है। ये चीज़ें जो शिखर सम्मेलन होते हैं, ये पृथ्वी की संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए होता है। अब विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है। ये जनेवा में स्थित है, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। वायु है एक क्या है, मैं मिश्रण आपको पहले ही बता चुका हूँ। भारत में हरित कृषि प्रारंभ करने वाला राज्य, जो ये हरित कृषि मतलब जो हरित कृषि
के द्वारा जो ऑर्गेनिक कृषि कहते हैं जिसको हम, जिसमें पहाड़ों में भी जिसको हम यूज़ करते हैं, जो शहरों में भी, ये प्योर ना उसमें किसी प्रकार के रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। वो सिर्फ जैसे कि गोबर खाद इत्यादि जो प्राकृतिक तौर पे जो प्राप्त होते हैं उस चीज़ का मिश्रण बन के वो राज्य पंजाब बना, जिसमें ये चीज़ें हम लोगों को एकदम शुद्ध पौष्टिक आहार और जो प्रकृति से जो संबद्ध होते हैं वो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। आजकल क्या होती है, आजकल आपने देखा होगा कि केमिकल की जो चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में बाज़ार में अवेलेबल हैं। आप सब्जी लेते हो तो उसमें भी केमिकल मिला हुआ होता है और उसमें भी सुई लगी रहती है, जिससे कि कद्दू 2 दिन में बड़े बड़े हो जाते हैं। वो चीज़ें हाइजेनिक चीज़ें जो होती हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायी होते हैं। सॉरी। अब मैं बात करूं पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया क्या इको मार्क्स, मतलब इको मार्क्स एक ऐसी संस्था बना दी है जिसके अंतर्गत इको फ्रेंडली, इको मतलब पर्यावरण को अच्छी तरीके से हम यूज़ करें, उसको इको फ्रेंडली बनाएं। ये चीज़ें सरकार द्वारा समय समय पर लागू की जाती हैं, हर चीज़ें वो देखा जाता है। अब यदि मैं अब बात करूं कि छोटी छोटी जो बातें होती हैं, जो छोटी छोटी जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जो आपके मतलब की है वही चीज़ें मैं आप तक सीमित रखूँगा। पर्यावरण के कुछ कारक साधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं, ये नियंत्रण के रूप में करते हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा पारिस्थितिकी तंत्र होता है क्या है। 10% निगम संबंधित होते हैं किसी ऊर्जा खाद्य के रूप में जो पोषित होते हैं, जो एक दूसरे को पोषित मतलब एक दूसरे पे जो डिपेंड होते हैं, ठीक है। अब परपोषी कौन से होते हैं, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, परपोषी, उन्हें परपोषी कहा जाता है। जैव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या होता है। अब इसको हम क्रमशः इसको हम जोड़ेंगे। पहले क्या आएगा, जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र, फिर भू दृश्य का उल्लेख होता है, ठीक है। अब पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एक प्रतिक्रिया का अध्ययन है, यह बताता है क्या यूजीन ओम से है, ठीक है। अब पारिस्थितिकी परिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन किस चीज़ से किया जाता है, जीव और वातावरण के बीच का जो संबंध होता है, ये इस चीज़ के अंतर्गत इसको समायोजित किया जाता है। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना मतलब इसकी अवधारणा को सर्वप्रथम किसने पारित किया था, ये किस वर्ष हुआ था, ये 1935 में A.J. कॉन्स्टेंट द्वारा किया गया था, ठीक है। अब कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, ये होता है खेती। कृत्रिम तौर पे हम जो खेती कर देते हैं उसको, अब कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत का कौन आता है, धान का खेत आता है, घास स्थल, वन तथा मरुस्थल का उदाहरण पारिस्थितिकी स्थलों की पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आती। अब झील नदियाँ सामूहिक रूप में आती हैं, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाई जाती है। अब उसको क्या कहते हैं, जैविक विषम, जो चीज़ अनुकूल परिस्थितियों के अनुकूल परिस्थितिकी परिपाठी को निर्धारित करती हैं, उसको जैव परिस्थिति तंत्र या जैव विविधता कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र का फैलाव पारिस्थितिकी तंत्र है और सामूहिक तौर पे देखा जाता है, वो आप लोगों को पता ही होगा। अब समुद्री जल में सर्वाधिक व्यापक लवण कौन सा आता है, सोडियम क्लोराइड। समुद्र में ज़्यादा मात्रा में उसकी चट्टानें पाई जाती हैं, हर चीज़ में उसमें वो चीज़ें मिली रहती हैं। अब वह कार्य जिसे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ सकता है। अब पारिस्थितिकी तंत्र मतलब पर्यावरण का संतुलन कहाँ, अब पर्यावरण का संतुलन कब बिगड़ेगा, ये बताइए। आप लोगों को ये चीज़ क्वेश्चन आता होगा। मान लीजिए आपके गांव में 200 वृक्ष लगे पड़े हैं, यदि उनमें से आपने 150 वृक्ष काट दिए, बचे 50, तो आप अपने ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ का जो वातावरण का जो
परिवर्तन किस प्रकार से, तो वहाँ का मौसम में परिवर्तन, तुम्हें गर्मी ज़्यादा महसूस होगी, शुद्ध हवा लेने में तकलीफ होगी, जो पहले जैसे आप शुद्ध हवा लेती वो कम मात्रा में लोगे, जिससे कि आपको ऑक्सीजन लेने में तकलीफ होने शुरू होगी। एक चीज़ होती जो पेड़ एक चीज़ क्या नहीं करते, वो ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं, वो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हमारे लोगों के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ये चीज़ें काफ़ी चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम आप लोगों को ये करना चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए। यदि हम पेड़ों का दोहन करेंगे तो क्या होगा, पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा, पर्यावरण में ग्लोबल वार्मिंग अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी। संकट पारिस्थितिकी तंत्र एक जैविक संगठन नहीं है, वायु के अंतर्गत ये चीज़ों को मेंशन किया जाता है। बिकॉज देन एवरीथिंग की अगर हम कहेंगे भाई एयर पोल्यूशन हो रहा है या वाटर पोल्यूशन होता है, एनीथिंग कुछ भी जो हो रहा है वो चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगे, पर्यावरण के ही अंतर्गत आएंगे। ठीक है। अब खाद्य श्रृंखला में मानव की क्या स्थिति होती है, वो प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता के तौर पर उसको हम रखते हैं। यदि हम कहें कि भैया मानव प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है या द्वितीय श्रेणी का, ये आप लोगों को जो इसका जो श्रृंखला क्रम है उस चीज़ को हम देखते हैं 1 2 3 4 5 के क्रम में अलग अलग प्राथमिक द्वितीय तृतीय चतुर्थ श्रेणी के अलग अलग जो क्रम रखे हैं उसके अंतर्गत इसका उपभोग होता है। अब प्राथमिक उपभोक्ता कौन कहा जाता है, चींटी और जो हिरण, जो जंगल में छोटे जो जानवर बकरी हकरी इसको रखते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, क्या आते हैं, शाकाहारी प्राणी प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में। जो चीज़ शाकाहारी जो चीज़ गाय बकरी ये चीज़ें प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता कहलाए जाते हैं। ठीक है। उपभोक्ता अब घटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में क्या आती हैं, चींटी, इन दोनों की श्रेणी में चींटी बकरी ये चीज़ें आती हैं। ठीक है। वे जैविकधारी जो अपना भोजन स्वयं उत्पादन करते हैं, वो हरे पौधों से जो उत्पादन, उनको क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। और खाद्य श्रृंखला फूड चेन में जो मानव की उपलब्धता आती है प्रथम और द्वितीय श्रेणी के ही मध्य उसको रखा गया है। क्योंकि जब प्रथम श्रेणी का जो मान लीजिए प्रथम श्रेणी में हमने उनको रखा जो घास फूस खाते हैं, उसमें द्वितीय श्रेणी में जो वो उनका जो उपभोग करते हैं, फिर तृतीय श्रेणी में मनुष्य जो उनका उपभोग करता है, ये चीज़ें उसके अंतर्गत रखी जाती हैं। ठीक है। अब साग सब्जियों का जो सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मांसाहारी श्रेणी में जब यदि करता है, यदि मान लीजिए यदि बकरी और चींटी या कोई भी जो शाकाहारी जो जीव हैं, अगर उसी प्रकार से मनुष्य भी मांसाहार का दूध त्याग करके इन चीज़ों का उपभोग कर रहा है तो वो भी प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कहलाया जाएगा। यदि वो मांसाहार करना प्रारंभ करता है वो द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत, वो प्रथम श्रेणी का भी उपभोग कर रहा है, द्वितीय श्रेणी का भी उपभोग, वो दोनों चीज़ें खा रहा है ना, वो शाकाहारी भी है वो मांसाहारी भी। तो इस वजह से कि वो द्वितीय श्रेणी के ही अंतर्गत रखा है, उसे ना हम उसे प्रथम श्रेणी में रख सकते हैं ना उसे द्वितीय श्रेणी में, वो बीच का है। यदि वो शाकाहारी है तो वो प्रथम श्रेणी का, यदि नहीं है तो वो द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। अब पौधे हरे रंग के लवण की सहायता से करते हैं, क्या करते हैं, वो जब यदि हम कह रहे हैं कि पौधों में हरा रंग का जो संश्लेषण होता है वो प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत होता है। यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो वो पौधे पीले पड़ जाएंगे और मूर्छित हो जाते हैं। ये चीज़ें हमें पर्यावरण के अंतर्गत ही देखना पड़ता है। ये एक घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या होता है। यदि हम कहें कि मरुस्थल है जहाँ पर घास चीज़ें उगी हैं तो उसके अंतर्गत क्या आएगा, घास आएगा, टिड्डा आएगा, मेंढक आएगा, सांप आएगा। ये चीज़ें क्या है, ये क्रम सब है। मान लीजिए इसका उदाहरण था उपभोक्ता उत्पादक, पहले कहाँ से उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, फिर उसका प्रथम उपभोक्ता जो उसका वो खा रहा है टिड्डा। अब द्वितीय उपभोक्ता, टिड्डे को कौन खाता है, मेंढक खाता है, वो द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत है। अब मेंढक को कौन खाता है, सांप। ये तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कर रहा है। प्रथम अब उत्पादक कौन है, जहाँ से उत्पाद हो रहा है, घास उत्पाद हो रही, घास को कौन खाता है, टिड्डा खाता है, टिड्डे को कौन खाता है, मेंढक खाता है, मेंढक को कौन खाता है, सांप खाता है। अब सांप को कौन खाता है, चील खाती है। ये एक खाद्य श्रृंखला का एक क्रम है जो निरंतर बढ़ता जाता है, जो इसमें हर एक का अपना अपना अस्तित्व होता है। ये जो चैन होती है, जो चैन रिसाइकल चैन जो होती है वो कंटिन्यू प्रारंभ से अंत तक कंटिन्यू चलती रहती हैं। ठीक है। अब जीव
भार का एक पिरामिड जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा जाता है, वह क्या कर लेता है, वो तालाब की तरह पिरामिड होता है जो तालाब की तरह उल्टा कटोरे की तरह रखा जाता है, तो वो चीज़ हम तालाब के अंतर्गत वृक्ष जो पर्यावरण संकट माना जा सकता है। यूरोकोलिटिक ये चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत है। सबसे स्थायी परिवर्तन तो कौन सा होता है, जो सबसे स्थायी, यदि हम कहेंगे 2 पल के लिए हम कहेंगे भैया बारिश नहीं हो रही तो खेतों में वो धान नहीं उग रहे हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो रही, बारिश नहीं होती, फल फूल सब्जी ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ये चीज़ें नहीं बन पाती हैं। तो जिस चीज़ का अस्तित्व बना रहता है हमेशा, वो समुद्र है। जो समुद्र से बहुत सी ऐसी स्पीशीज होती हैं, ऐसी जीव जंतुओं की प्रजाति होती है जिसका उपभोग मनुष्य भी करता है, जो उसमें रहने वाले जीव जंतु भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पर्यावरण ऐसे एक पर्यावरण का एक बहुत बड़ा श्रृंखला जो समुद्र है। समुद्र विभिन्न, कहते हैं कि समुद्र से ही मानव की उत्पत्ति हुई है, और समुद्र ही अनंत काल से क्या बना है, एक प्राथमिक उपभोक्ता है, उत्पादक के तौर पे देखा जाता है, जो हमें सब कुछ समुद्र से प्राप्त हो जाता है। अब दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन क्या होता है, एपिको आंदोलन है। उत्तराखंड में क्या है, चिपको आंदोलन हुआ था, जिससे कि उत्तराखंड का जो हम मान लीजिए हम उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड का कभी क्वेश्चन आ जाता है, उत्तराखंड में ऐसा कौन सा आंदोलन रहा, चिपको आंदोलन रहा जो पर्यावरण को संरक्षण, और गौरा देवी उसकी प्रमुख भूमिका में रही। मान लें उस ऐसा हुआ था, टिहरी गढ़वाल का एक चिपको आंदोलन जहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पर क्या हुआ, कुछ लोग जंगलों को काटे तो वहाँ की महिलाएं पेड़ों पर लिपट गई। उन्होंने कहा कि पेड़ नहीं काटोगे, काटना है तो हमें काटो। इसमें जो सराही लेते हैं वो जिसमें इसकी प्रमुख भूमिका जिसने निभाई वो गौरा देवी थी। आज उसको हम पर्यावरण के एक विधिक तौर पे उनको देखा जाता है। उत्तराखंड में गौरा देवी के नाम से पर्यावरण का एक अवार्ड दिया जाता है प्रत्येक साल। जो पर्यावरण के अंतर्गत अच्छे कार्य करते हैं उनको ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। अब चिपको आंदोलन संबंधित है, वो वनों से संबंधित, पर्यावरण का संरक्षण से संबंधित है, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित कथन होते हैं। जो पर्यावरण का तंत्र इको फ्रेंडली जिसे कहते हैं इको सिस्टम का शब्द प्रयोग सर्वप्रथम जिटेन ने किया था। मैंने जो पूर्व में आपको बता दिया, ये चीज़ें रहती हैं, ठीक है। अब एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या होना चाहिए, अस्वपोषी, शाकाहारी, मांसाहारी, ये चीज़ें पर्यावरण की क्रमशः एक घटक के तौर पे देखा जाए। जैव विविधता क्या होती है, जैव राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किसको इन सिंटू संरक्षण द्वारा किया जाता है। जैव विविधता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, किसी पर्यावरण को विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी में उसको बांटा जाता है। और जैविक विविधता अल्फा बीटा गामा नामक श्रेणियों में इसको विभाजित किया जाए। यह विभाजन 1972 में किया गया था, ठीक है। जैव विविधता का सर्वप्रथम जो पहलू होता है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करना, इसका बहुत महत्वपूर्ण अंग रहता है। अब भारत में जैव विविधता का तटस्थ होता है पूर्व हिमाचल या पश्चिमी हिमाचल के मद्देनजर इस चीज़ का होता है। अब सबसे लंबी जीवित वृक्ष हैं सिकोया, ये सबसे लंबे वृक्ष हैं। अब यदि हम बात करें इसके आगे, जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति होती है जैव मंडल का रिसर्च करना, रिजर्व करना। वह स्थल जो वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थापित नहीं किया जाता, वानिकी संरक्षण का अधिनियम उसके अंतर्गत रखा गया है। अब शांत घाटी अवलित केरल में है। अब फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। और अवरुद्ध क्षेत्रों में जिन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है, चिपका झील के अंतर्गत इसे रखा गया है। ये वाला क्वेश्चन नहीं है। जैव मंडल संरक्षण परिक्षेत्रीय आनुवंशिक तौर पे देखा जाता है। सर्वप्रथम बायोटेक्निक जो शब्द का प्रयोग किया था वो पर्यावरण की अनुकूलता को बनाए रखने के लिए उसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी डेंगू के संदर्भ में सही क्रम क्या है, एक शाकाहारी जीव है। ये शाकाहारी जो समुद्र के जीवों पर निर्भर रहता है, ठीक है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल मैं आपको पुनः इस छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा, छोटे छोटे क्वेश्चन बताऊंगा, वो चीज़ आप उनको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू दिस वीडियो वॉचिंग फॉर। जय हिंद, जय भारत।